हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का 5th चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के नाम में जो भी शब्द आए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या आया है? तत्व। कि तत्व क्या होते हैं? तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तत्व क्या होते हैं? ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बोले हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन तत्व में क्या होगा कि जितने भी परमाणु होंगे वो ओनली हाइड्रोजन ही होंगे। परमाणु हमारे एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन सारे कैसे होंगे? एक ही प्रकार के होंगे, ओनली हाइड्रोजन ही होगा। तो तत्व की परिभाषा क्या हो गई कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जितने भी परमाणु होंगे सारे एक जैसे होंगे। तो तत्वों की जानकारी अब तक हमारे 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है, खोज की जा चुकी है। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? आईयूपीएसी के द्वारा। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अब तक 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है। आईयूपीएसी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। आईयूपीएसी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो हमें केमिस्ट्री में जो भी तत्वों की पहचान होती है उसकी जानकारी देती है। उसका नामकरण कैसे किया है, ये सारी बातें हमें कहां से मालूम चलती है? आईयूपीएसी के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या है? आई से होगा इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ, पी से प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपीएसी जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो हमें केमिस्ट्री की तत्वों की जानकारी देती है, उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके अनुसार अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 तत्वों की। और तत्व क्या होते हैं? यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। अब तत्वों के बाद में इसमें दूसरा नाम आता है आवर्त। कि आवर्त का मतलब क्या है? जैसे आवर्त नाम हम पहले भी सुन चुके हैं आवर्त गति में। तो आवर्त गति का मतलब क्या होता है? वह गति जो एक सेम टाइम पीरियड्स के बाद वापस दोहराई जाए। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में जब दोहराई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। तो वही आवर्त गति का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। आवर्त का मतलब क्या होता है? जो एक निश्चित समय अंतराल के द्वारा दोहराया जाए उसे हम क्या कहेंगे? आवर्त। वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजित करना या बांटना। विभाजित करना या बांटना। अब वर्गीकरण जो है ये कॉन्सेप्ट हम हमारे डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे हमारे घर की बात करें तो हमारे नए कपड़े होते हैं उनको हम अलग रखते हैं, पुराने कपड़ों को अलग रखते हैं। किचन का सामान अलग होता है, किचन में होता है। किचन में भी डिब्बे अलग होते हैं, मसाले के अलग होते हैं, बर्तन अलग होते हैं। अगर हम शॉप पे जाए, किसी दुकान पे जाते हैं तो अगर वो वहां पे साबुन अलग रखे हुए हैं, तेल अलग रखे हुए हैं, साबुन में भी क्या होगा? कपड़े धोने का अलग होगा, नहाने का अलग होगा, बर्तन धोने का अलग होगा। नहाने वाले में भी हम देखेंगे कि अलग अलग कंपनी के साबुन वो एक साथ रखता है। तो इस प्रकार हमने उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको क्या करा? अलग अलग भागों में बांट दिया। तो इसको बांटने से क्या होगा? क्या फायदा है? ये जो विभाजन जो हमने किया है, वर्गीकरण जो किया है, वो हमने क्यों किया है? क्योंकि वर्गीकरण करने से क्या होगा कि जब भी हमें उस चीज की आवश्यकता होगी उससे प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो घर में कोई भी अगर हमारा सिस्टमेटिकली अरेंज होगी, अच्छे से वो चीज व्यवस्थित रखी हुई होगी, तो हमारे लिए उसे प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि तत्वों की पहचान करना, उनको याद करना, उनका अध्ययन करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो वर्गीकरण की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता क्यों है कि इनका जो अध्ययन है वो सरल हो जाए, अध्ययन सरल हो जाए और तत्व है वो व्यवस्थित क्रम में हो जाए। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण की क्या आवश्यकता हमारे जीवन में हमें सब जगह मिलती है, ये हमारे मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो वर्गीकरण की हम जब आगे चर्चा करें तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण किसने किया था, लेवाशिये ने। लेवाशिये ने क्या किया था, जो भी उस टाइम ज्ञात तत्व थे उसे दो भागों में बांटा, धातु और अधातु। तो ये हमारे केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और लेवाशिये को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवाशिये को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, रसायन विज्ञान का जनक या रसायन विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो वर्गीकरण के केस में सबसे पहले जो कार्य किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, लेवाशिये ने। उन्होंने जितने भी तत्व थे उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया, धातु और अधातु। लेवाशिये के बाद में जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, डॉबराइनर। दूसरे नंबर पे कौन से वैज्ञानिक थे, डॉबराइनर। उन्होंने इसमें कार्य किया, उन्होंने क्या किया, एक त्रिक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, डॉबराइनर का त्रिक नियम। नाम से दिख रहा है, त्रिक मतलब तीन तीन के जोड़े बनाए उसने। त्रिक का मतलब क्या है, तीन तीन के जोड़े बनाए, तत्वों को तीन तीन में अरेंज कर दिया और किस हिसाब से अरेंज किया, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के हिसाब से। जो उनका नियम बनाने का बेस था वो क्या था, जो भी परमाणु द्रव्यमान थे तत्वों के, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित किया। कौन से क्रम में व्यवस्थित किया, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले बात आती है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, परमाणु का भार। और परमाणु में जो भी भार होता है वो किसकी वजह से होता है, इसकी नाभिक की वजह से। परमाणु का भार किसके कारण होगा, इसकी नाभिक की वजह से। और नाभिक में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में दो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके योग के बराबर ही हमारे क्या होगा, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो उनके आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित किया। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हम सबसे क्रम द्रव्यमान वाले को रखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। आरोही मतलब ऊंचाई की ओर चढ़ना। तो सबसे पहले हम सबसे कम वाले का तत्व का द्रव्यमान रखेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा का, फिर उससे ज्यादा का। तो उन्होंने इस प्रकार से तीन तीन के जोड़े बनाए। और उन तीन तीन के जोड़ों में क्या खास बात थी कि उनकी विशेषताएं लगभग समान थी। और जो हमारे पहला जो तत्व था और जो तीसरा तत्व था, इन दोनों का हमने द्रव्यमान जोड़ा, उसका औसत निकाला तो किसके बराबर निकला, दूसरे तत्व के बराबर निकला। जैसे इस एग्जांपल लूं मैं आपका लिथियम, और एक इसने क्या लिया यहाँ पर, पोटेशियम। लिथियम का द्रव्यमान कितना था, 7। पोटेशियम का द्रव्यमान था 29। जब हम 7 और 29 को जोड़ेंगे तो 7 और 29 कितने होते हैं हमारे, 36 होते हैं। 36 का औसत निकालें, 2 का भाग देंगे कितना निकलेगा, 23। तो बीच का जो तत्व था कौन सा, सोडियम, उसका द्रव्यमान कितना निकला, 23। तो इसकी जो विशेषताएं हैं सोडियम की, वो लिथियम और पोटेशियम के बीच की होगी। और इनका जो भार है वो भी कितना निकला, पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का आधा या औसत। तो इस प्रकार डॉबराइनर ने क्या करा, तीन तीन के जोड़े बनाए और इन जोड़ों में क्या देखा
कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तो पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान था उसका हमने औसत निकाला, 2 का भाग दिया, तो किसका द्रव्यमान निकल के आ गया, जो बीच वाला तत्व है। तो इस प्रकार इसने 3 त्रिक ही बनाए थे, ज्यादा तत्वों को अरेंज नहीं कर सका था, ओनली 3 ही त्रिक बना सका था। तो इसलिए यह डॉबराइनर के त्रिक के नियम की कमी रही कि इसने सिर्फ 3 ही त्रिक बनाए, यानी 9 तत्वों को ही वो अरेंज किया, जबकि आगे और तत्वों की पहचान की जा चुकी थी, तो उनको इस नियम के अकॉर्डिंग हम व्यवस्थित नहीं कर पाए, इसलिए यह जो नियम है वो माना नहीं गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इसकी कमी क्या रही, कि ये सिर्फ 3 ही त्रिक बनाए, यानी अर्थात 9 तत्वों को ही ये अरेंज कर पाया था, 9 तत्वों को ही व्यवस्थित किया था। तो ये डॉबराइनर की कमी थी। क्या कमी थी, कि ये सिर्फ 9 तत्वों को ही अरेंज कर पाया, तो आगे जो तत्वों की पहचान की जा रही थी, तो वो इस त्रिक के हिसाब से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे, तो इस नियम को अस्वीकार किया गया। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने दूसरा नियम दिया। वो वैज्ञानिक कौन थे, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, दूसरा कौन सा वैज्ञानिक है, न्यूलैंड। न्यूलैंड का दूसरा नियम हमारा आएगा इसी केस में, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये नियम क्या कहता है, डॉबराइनर ने देखो जो भी तत्वों को अरेंज किया था वो किस आधार पे अरेंज किया था, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। न्यूलैंड ने भी वही कॉन्सेप्ट अपनाया था, तत्वों को किस हिसाब से अरेंज किया, उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उनका अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में उसने क्या पाया, कि आने वाला 8वां तत्व, नेक्स्ट जो भी हमारा 8वां तत्व आएगा अरेंज करने के बाद में, उसके जो तत्व हैं उनकी विशेषता किसके समान थी, पहले वाले तत्व के समान। तो इसने बोला कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, इस नियम को हम जो हमारे संगीत के 7 स्वर है, सारेगामा पादा निसा, उससे भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। संगीत के 7 स्वरों में क्या हम देख रहे हैं कि 8 वाले तत्व है वो पहले तत्व के समान है। तो संगीत के सुर कौन से हैं, संगीत के सुर सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो यह हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो सुर है वो 8वें सुर के समान है। तो इसी प्रकार तत्वों में नेक्स्ट जो भी हमारा 8वां तत्व आएगा उसके गुण कैसे होंगे, पहले गुण के समान होंगे, पहले तत्व के समान होंगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है कि जब परमाणु द्रव्यमान को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो उसने क्या पाया कि प्रत्येक आने वाला 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों में था। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अब इस नियम में कोई भी नियम होता है कुछ न कुछ कमी तो उसमें रह ही जाती है। तो इस नियम में क्या कमी रही, तो सबसे पहली कमी क्या रही कि ये ओनली आने वाले 20 तत्वों तक की 20 तत्वों को ही व्यवस्थित कर पाया था। शुरुआत के जो भी 20 तत्व थे उनको ही व्यवस्थित करा, यानी हल्के तत्वों को ही व्यवस्थित किया। जो भारी तत्व थे
भारी तत्व कौन से होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक 20 के बाद में होता है उससे हम क्या बोलते हैं? भारी तत्व कहते हैं। तो इन भारी तत्वों को वो अरेंज नहीं कर पाया था। तो ये न्यूलैंड के अष्टक के नियम की बहुत बड़ी कमी थी। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बाद में आता है हमारा, न्यूलैंड के बाद में जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण की चर्चा करी वो कौन थे? मैनलिफ। मैनलिफ ने एक आवर्त सारणी बनाई। तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया? मैनलिफ ने किया। इसलिए हम इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाई, इस फील्ड में काम किया वर्गीकरण के केस में, उस टाइम तक लगभग 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। कितने तत्वों की पहचान हो चुकी थी? 63 तत्वों की। और उन्होंने सभी तत्वों को अरेंज किया था। किस आधार पर अरेंज किया? उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे कुछ कार्ड्स बनाए, 63 कार्ड्स। अब उन 63 कार्ड्स को बना करके फिर उन्होंने क्या किया कि उन सभी तत्वों के उन्होंने एक तो ऑक्साइड बनाए और एक हाइड्राइड बनाए। ऑक्साइड और हाइड्राइड क्यों बनाए? क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील यौगिक होते हैं और मोस्टली सभी तत्व इनसे संयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन से भी कर लेते हैं और हाइड्रोजन से भी कर लेते हैं। तो इन सभी तत्वों के जो बेसिक फॉर्मूला था कि इस ग्रुप के तत्व हैं वो R2O की तरह यौगिक बना रहे थे, ये RO की तरह बना रहे थे। तो किस ग्रुप के जो तत्व हैं जनरल फॉर्मूला उनका क्या होगा वो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा और इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस प्रकार सारे तत्वों के उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड बना ली। फिर उनकी गुणधर्म पहचाने कि क्या क्या उनकी गुण है। फिर उन्होंने 63 तत्वों के अलग अलग कार्ड बनाए और उन कार्ड के ऊपर सारे गुण लिख लिए सभी तत्वों के। फिर उनको देखा उन्होंने कि उन्होंने देखा कि कुछ तत्व ऐसे हो रहे थे जिनकी विशेषताएं रिपीट हो रही थी, लगभग एक जैसी थी। तो जिन तत्वों की विशेषताएं एक जैसी थी उनको उन्होंने क्या करा, एक जगह रखा, एक ग्रुप में रखा। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग ग्रुप बना लिए और ऐसा करने पे जितने भी हमारे 63 तत्व थे उन सबकी ग्रुपिंग हो गई थी, सबके समूह बन गए थे। अब उन तत्वों की जो कार्ड बना करके उन्होंने समूह बनाए, उन समूह को उन्होंने क्या करा, एक सारणी में अरेंज कर लिया। उनके परमाणु द्रव्यमान देखे, तो द्रव्यमान देखने के बाद इन्होंने क्या देखा, उनको आरोही क्रम में जमाया तो एक इस प्रकार से सारणी बन पाई कि उनके परमाणु के द्रव्यमान थे वो बढ़ते हुए क्रम में उन्हें पाए और उसी हिसाब से उनके गुण भी उनको मिलते हुए दिखाई दिए। तो उन सभी कार्ड्स की ग्रुपिंग के हिसाब से उन्होंने एक सारणी बनाई जिससे हम क्या बोलते हैं, मैनलिफ की आवर्त सारणी। तो इस सारणी की क्या विशेषताएं थी कि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ तो हमारी खड़ी लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम कितने हैं इसमें? 8 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ। तो 8 तो हमारे खड़े कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम थे और हमारे 6 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे हमने क्या बोला, आवर्त बोला। खड़ी लाइनों को तो हम क्या कहेंगे, वर्ग बोलेंगे या समूह बोलेंगे या ग्रुप बोलेंगे। और जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां थी जिसे हमें आवर्त कहा या हम इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो हमारे 8 तो ग्रुप थे, वर्ग थे और 6 कितने हैं, हमारे आवर्त हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने आवर्त सारणी बनाई और जिनके गुण समान थे उनको एक ही समूह में रखा और उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा। तो यहाँ हम देखें कि हाइड्रोजन का सबसे कम है तो उसको सबसे 1 नंबर पे रखा। फिर लिथियम का 6 है, बेरिलियम का 9 पॉइंट समथिंग है, बोरोन का 10 पॉइंट समथिंग है। तो इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में उनको अरेंज कर लिया। तो ये इन्होंने मैनलिफ की आवर्त सारणी बनाई और हर वर्ग को, हर समूह को उसने 2 भागों में बांटा, ए और बी। फर्स्ट को भी ए बी में बांटा, सेकंड ए बी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, सारे इनके क्या थे, उनको उन्होंने ए और बी 2 उपवर्गों में डिवाइड किया था। तो मैनलिफ ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस आवर्त सारणी बनाने का वो हमारे जो डोबराइनर का था वही था, न्यूलैंड का भी सेम था। क्या कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने जितने भी तत्वों की स्टडी करी उनको अरेंज किया, उनको किस हिसाब से रखा, उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से।
तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया। तो इनकी आवर्त सारणी का जो नियम था, मेंडलीफ का आवर्त नियम, वो हम क्या लिखेंगे? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम है वो क्या है कि तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो इस नियम में हमें दो शब्द बहुत जरूरी हमारे आने, पहला कौन सा है कि परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि इस आवर्त सारणी को बनाने का जो बेस था, आधार था, वो हमारा क्या है? परमाणु द्रव्यमान। और आवर्त फलन का मतलब क्या है कि सेम टाइम इंटरवल के बाद में वो गुण हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो आवर्त नियम क्या है हमारा? तत्वों के गुणधर्म, गुणधर्म चाहे रासायनिक हो या भौतिक हो, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब इस आवर्त नियम के बाद में दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, कि क्या इसके आवर्त सारणी की खास बात है जिसकी वजह से मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा गया। तो विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो क्या है कि मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। जो भी हम नए तत्व खोजेंगे उनकी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी कि इस प्रकार के तत्व यहाँ पर खोजे जाएंगे। उनके गुणधर्म भी बता दिए थे कि उनके गुणधर्म भी इस प्रकार के होंगे, उनकी जगह भी छोड़ दी थी। तो ऐसे जो भी तत्व थे जिसकी उसने भविष्यवाणी कर दी थी, उनका नामकरण उसने कैसे करा कि उनके बाद, उनके पहले जो भी तत्व है उसके नाम के पहले इसने एक का उपसर्ग लगा दिया, कि एक का उपसर्ग लगा करके और उनके नाम रख दिए थे। कैसे रखिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा बोरोन, ठीक है? तो बोरोन के बाद जो भी तत्व आया था उसका नाम, बोरोन के बाद तत्व कौन सा खोजा था, उसका नाम रखा एका बोरोन। बाद में इसका नाम हमने क्या रख दिया था? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का नाम पहले से ही क्या रख दिया? एका बोरोन। दूसरा एग्जाम्पल है इसी में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे उसके बाद में जो भी तत्व आने वाला था उसका नाम क्या रखा? एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, जिसे बाद में क्या कहा गया? गैलियम। इस तत्व का नाम बाद में क्या रखा गया? गैलियम। तीसरा इसी में एग्जाम्पल था एक सिलिकॉन, जिसका नाम क्या रखा? एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, जिसे क्या कहा? जर्मेनियम। तो इस प्रकार भविष्य में जो भी हमारे तत्वों की खोज की जाने वाली थी उसकी उसने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी और उनके लिए खाली जगह भी छोड़ दी, जिससे क्या हुआ कि हमें इन्हें आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी इसके आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी कि जो भी हमारे अक्रिय गैसों की खोज उस टाइम नहीं की गई थी, अक्रिय गैसों की खोज बाद में की, तो अक्रिय गैसों को अलग से शून्य ग्रुप में रखा। अक्रिय गैसों को रखने के लिए इस आवर्त सारणी में हमें इसके अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। इनके लिए अलग से लास्ट में ग्रुप बनाया, जिससे क्या बोला? शून्य ग्रुप। तो अक्रिय गैसों को नए वर्ग, शून्य वर्ग में रखा और इसे रखने पर आवर्त सारणी में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है? हमारे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है नेक्स्ट, कि इसने इसके परमाणु द्रव्यमान पे जो भी
बढ़ते हुए क्रम को हम देख पा रहे थे, तो थोड़ा हमें आइडिया लग रहा था कि नए तत्व किस प्रकार से और कितने आएंगे। तो नए तत्वों की भविष्यवाणी भी इसने कर दी थी, तो नए तत्वों के बारे में भी इसने बता दिया था। तो ये आती है, ये है सारी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। अब विशेषताओं के बाद में कुछ इसके आवर्त सारणी में कमियां भी रह गई थी, उन कमियों की चर्चा करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन कौन सी कमियां रह गई थी, जिसको बाद में सुधारा गया था और ये इसके दोष में आया, जिसकी वजह से इसको सर्व मान्यता नहीं मिली। तो सबसे पहले जो दोष है, कमी है, वो क्या है कि जो इस आवर्त सारणी को बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट था, क्या था? परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम। तो ये जो आरोही क्रम था वो हमारा बीच बीच में टूटा, लगातार सभी तत्वों को इसी क्रम में व्यवस्थित नहीं किया, क्योंकि जब हम इन तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे तो हमारी उनकी गुणों में भिन्नताएं आ रही थी। तो तत्वों को एक साथ समान गुणों के आधार पर रखने के लिए हमें यह आरोही क्रम तोड़ना पड़ा। और आप देखोगे कि आवर्त सारणी में यह आरोही क्रम हमारा 3 जगह टूटता है। सबसे पहले कहाँ टूटा? ये एल्यूमिनियम है और ये सिलिकॉन है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एल्यूमिनियम हमने पहले रखा है, सिलिकॉन बाद में रखा है। जबकि हम इनका द्रव्यमान देखें तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान ज्यादा है, सिलिकॉन का द्रव्यमान हमारा कम है। तो द्रव्यमान के हिसाब से पहले कौन आना चाहिए था? सिलिकॉन आना चाहिए था, लेकिन गुणों के हिसाब से ऐसा नहीं हो पाया, तो ये क्रम हमारा यहाँ पे टूट गया। दूसरा क्रम कहाँ टूटा हमारा? ये वेनेडियम और क्रोमियम। वेनेडियम में हम देख रहे हैं इसका द्रव्यमान कितना है? 50.94 और इसका है 50.20। तो द्रव्यमान किसका कम है? क्रोमियम का कम है। तो लेकिन इसको द्रव्यमान कम होने की वजह से पहले आना चाहिए था, लेकिन इसका नाम कहाँ लिखा हमने? बाद में लिखा है। तो यहाँ भी क्रम टूटा। और हमारा ये जो निकल है और निकल और कोबाल्ट, इसमें भी आप देखोगे कोबाल्ट का द्रव्यमान कितना है? 58.93। निकल का कितना है? 58.71। तो निकल का द्रव्यमान कम है, लेकिन फिर भी यह बाद में रखा गया है, तो यहाँ भी इसका आरोही क्रम टूटा है। और एक जगह और टूटा है हमारा, वो कहाँ टूटा? ये देखो, टेल्यूरियम और आयोडीन। टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान 127.60, आयोडीन का 126.90। तो आयोडीन का द्रव्यमान हमारा कम है, फिर भी इसको बाद में रखा, जबकि आरोही क्रम के हिसाब से पहले कौन आना चाहिए था? हमारा आयोडीन आना चाहिए था। तो इस आवर्त सारणी का जो हमारा बेसिक नियम है, क्या है कि परमाणु के जो द्रव्यमान है वो हमारे आरोही क्रम में होने चाहिए। और ये क्रम हमारा 3 जगह टूटा है। पहला हमारा एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में, दूसरा वेनेडियम और क्रोमियम में, तीसरी बार टूटा कोबाल्ट, निकल और टेल्यूरियम और आयोडीन। तो 4 जगह हमारा क्रम टूटता है। तो ये आवर्त सारणी की कमी के अंदर आता है। तो पहली कमी क्या होगी कि आरोही क्रम का टूटना। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम का टूटना। और ये क्रम क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि समान विशेषता वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए हमें 4 जगह ये क्रम तोड़ना पड़ा। इनके एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल हैं। 4 में से कोई से भी 1 या 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे आप एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का लिख दो, वेनेडियम और क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, टेल्यूरियम और आयोडीन। तो इन 4 जगह हमारा ये आरोही क्रम वाला नियम टूटता है। दूसरी इसकी कमी क्या है? दोष कौन सा है इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी का? कि हाइड्रोजन की अनिश्चितता। दूसरी कमी कौन सी है? हाइड्रोजन की अनिश्चितता, यानी इसका स्थान हमारा फिक्स नहीं रहा कि इसे कहाँ रखा जाए। तो ये भी आवर्त सारणी की बहुत बड़ी कमी रही। क्या अनिश्चितता है?
हाइड्रोजन की चर्चा करें तो हाइड्रोजन हमारे दो तरह से व्यवहार दर्शाता है। एक तो हमारे ये क्षार धातुओं के समान भी व्यवहार दर्शाता है, उनसे भी इसकी समानता है। और दूसरी समानता किससे है? हैलोजन समूह के साथ। हैलोजन समूह कौन से हैं? जो हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है? हैलोजन। और क्षार धातुएं कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारी क्षार धातुएं हैं। तो हैलोजन के गुण इन दोनों से मिल रहे थे। इन दोनों से कैसे मिल रहे थे? क्षार धातुओं का नेचर क्या होता है कि इनके ऊपर +1 आवेश आता है। कैसा आवेश आता है? +1। हाइड्रोजन भी +1 है क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक और भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर -1 आवेश आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कैसा आवेश आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के +1 और -1 दोनों की संभावना है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो +1 उस पे आवेश आता है तो क्षार धातुओं समानता दर्शाता है, और -1 आवेश आता है तो किससे समानता दर्शाता है? हमारा हैलोजन से। तो इस प्रकार दोनों के समान गुण दिखा रहा है। दूसरी क्या विशेषता है कि जैसे हैलोजन हमारी द्विपरमाणुक रूप से रहता है, द्विपरमाणुक अणु के रूप में। द्विपरमाणुक मतलब दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु। जैसे हमारा फ्लोरीन को F2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। ऐसे हाइड्रोजन भी किस रूप में पाया जाता है? H2 के रूप में पाया जाता है। तो ये गुण दर्शाने की वजह से हैलोजन किसे समानता दर्शा रहा है, तो इन्हें हमें हैलोजन के साथ रखना चाहिए। और हैलोजन की ही जैसे तो दो विशेषताएं तो हैलोजन से समानता वाली कौन सी हो गई कि हैलोजन के समान -1 आवेश है और इन्हीं के समान द्विपरमाणुक अणु बनाता है। और तीसरी क्या विशेषता हो गई कि जिस प्रकार हैलोजन हमारे सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी कैसा बनाता है? सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से यौगिक बन रहा है। इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्रिया होती है। उस प्रोसेस से जो यौगिक बनते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। तो ये तीन विशेषताएं ऐसी हैं, पहली -1 आवेश के कारण, द्विपरमाणुक अणु और सहसंयोजक विशेषता, जिसके आधार पर क्या होना चाहिए था कि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ रखा जाना चाहिए था। एक कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो क्षार धातुओं से मिलती है। पहली कौन सी है? जिस प्रकार क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इजीली वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इनके ऊपर आवेश +1 आ जाता है, तो क्षार धातुओं में भी +1 आता है, हाइड्रोजन में भी +1 आता है। तो इस प्रकार ये क्षार धातुओं के समान गुण रखता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जिस प्रकार क्षार धातुओं के यौगिक बनते हैं, सल्फर के साथ में बनेगा क्षार धातु का Na2S, ऑक्सीजन के साथ Na2O, हैलोजन के साथ NaCl। तो जो फॉर्मूला क्षार धातुओं के साथ होता है वही हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाएगा? H2S सल्फर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ H2O, हैलोजन के साथ HCl। तो दोनों का हम अणुसूत्र देखें तो दोनों का अणुसूत्र कैसा है? समान है। तो ये जो विशेषताएं है वो किससे मिल रही है? क्षार धातुओं के साथ के समान मिल रही है, इसलिए हम इसे क्षार धातु के साथ भी रख सकते हैं। तो दोनों से विशेषताएं मिलने के कारण हमें हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, उसे कहाँ रखेंगे, वो मेनली फिक्स नहीं कर पाए, इसलिए ये इसके आवर्त सारणी की एक कमी थी कि हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं दे पाए। उसके बाद में जो हमारी तीसरी कमी आती मैंगनीज की आवर्त सारणी की, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है? समस्थानिकों को उसने स्थान नहीं दिया। तीसरी कमी क्या बताई उसने कि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान
नहीं दिया। अब सबसे पहले आता है कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करें तो सम यानी समान और स्थान, आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और हम स्थान किस आधार पर डिसाइड करते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो समस्थानिक में क्या होगा कि परमाणु क्रमांक जो है उनका वो तो हमारा समान रहेगा, परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, बदलेगा क्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो हमारा भिन्न भिन्न होगा समस्थानिकों में। और परमाणु का द्रव्यमान किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो प्रोटॉन तो हमारे फिक्स रहेंगे क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान है, तो बदले कौन, न्यूट्रॉन। जैसे अपन हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करें एग्जांपल के तौर पे, सबसे पहले हम समस्थानिक किसका लेते हैं, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1 जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरा होता है 1D2 जिसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा होता है 1T3 जिसे बोलते हैं टाइट्रियम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सब में जो यहाँ नीचे जो हमने लिखा है इस साइड में, ये इनका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु क्रमांक, यानी जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, वो तीनों में 1-1 है, सेम है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। और ऊपर जो इस गोले में मैंने लिखा है वो क्या है, इनकी द्रव्यमान संख्या। तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं द्रव्यमान संख्या का। प्रोटियम में द्रव्यमान कितना है, 1, ड्यूटेरियम में 2, ट्राइटियम में 3। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, द्रव्यमान भी 1 है, यानी न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें, 0। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1 और 1 2, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2। तो इसका द्रव्यमान संख्या 3 है, तो 3 से इसका नाम ट्राइटियम पड़ा, 2 से ड्यूटेरियम पड़ा और 1 से प्रोटियम पड़ा। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या हमारी सेम है, 1 ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमारी अलग अलग हो रही है। प्रोटॉन की संख्या सेम होने की वजह से क्या हुआ, इनकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो हमारे सेम रहेंगे। तो समस्थानिकों में क्या होता है कि इनके रासायनिक गुणधर्म है वो समान होते हैं, लेकिन इनके द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होगी। अभी अपन एक एग्जांपल में देखा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे जिसमें इनकी प्रोटॉन की संख्या समान थी। तो समस्थानिकों में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, लेकिन अलग अलग क्या होगा, इनका द्रव्यमान संख्या ओनली अलग अलग होगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसका आधार क्या था, द्रव्यमान संख्या। तो सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने की वजह से जो अभी हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक देखे थे 1H1, 1D2, 1T3, तो इन तीनों में समस्थानिक भी अलग अलग है। इसके परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग है, 1 2 3। तो इन तीनों को स्थान दिया जाना चाहिए था, हाइड्रोजन को भी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों को पोजीशन हमारी आवर्त सारणी मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की भी एक महत्वपूर्ण कमी थी कि उसने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। चौथी और लास्ट कमी क्या आती है कि जो आवर्त सारणी में जो परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है वो रेगुलर नहीं बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, कभी ज्यादा बढ़ रहा है।
तो इसमें अनियमितता होने की वजह से हम ये घोषणा नहीं कर पाए, अनुमान नहीं लगा पा रहे कि इन दो तत्वों के बीच में और कितने नए तत्व आ सकते हैं। कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अनियमितता होने की वजह से नए तत्वों की सही जानकारी नहीं मिल पाई कि दो तत्वों के बीच और कितने नए तत्वों की और खोज की जा सकती है, सही जानकारी नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी के 4 दोष थे, चारों ही इंपॉर्टेंट है। पहला दोष क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आरोही क्रम है वो टूटा। दूसरा दोष कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। तीसरी कमी क्या रही कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। और लास्ट कमी क्या थी कि परमाणु द्रव्यमान है वो नियमित क्रम से नहीं बढ़ रहे थे, तो हम सही घोषणा नहीं कर पाए कि दो तत्वों के बीच और कितने नए तत्व आ सकते हैं। तो ये हमारे मेंडलीव की आवर्त सारणी कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में हमने तत्वों का वर्गीकरण देखा, क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया। सबसे पहले डॉबराइनर का तत्विक नियम आया था, उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर आया मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी आई जो हेनरी मोजले ने बनाई, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और इस चैप्टर की जो कंप्लीट नोट्स हैं उसकी पीडीएफ बना करके मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से इस चैप्टर की नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें कंटिन्यू हम आगे नेक्स्ट जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसको देखेंगे, उसकी क्या क्या विशेषता है, कैसे उसके अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, वो हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।